हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे चैनल पे आपकी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, तो उसी को कंटिन्यू करके हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके कुछ आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके मिक्सअप होंगे। ठीक है, तो हम फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ टेलीफोन लाइन। भाई ऐसा डिवाइस का हमको नाम बताना है जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से क्या करता है, कनेक्ट करता है। कौन सा वो डिवाइस है? HTML है, XML है, मोडेम है या फिर FTP है। हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ एक बार। लिखा हुआ है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम हमको बताना है, वो कौन सा होता है। HTML होता है, XML है, मोडेम है या फिर FTP है। तो इसका सही आंसर है मोडेम। ठीक है, मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, बेसिकली हम कोई भी मैसेज भेजते हैं। ठीक है, तो हमने जो मैसेज भेजा है वो हमने अपनी भाषा के अंदर भेजा है। मैंने आपको कुछ मैसेज भेजा तो मैंने भेजा है हाय। ठीक है, मेरे को अगर हाय भेजना है तो मैं HI लिख के आपको हाय भेजूंगी। लेकिन जब वो वायर के अंदर जाएगा, मेरा जो मैसेज है वो जब टेलीफोन लाइंस के अंदर जाएगा, जब वो वायर के अंदर जाएगा तो फिर वो हाय तो नहीं जाएगा उसके अंदर क्योंकि वायर के अंदर तो करंट चलते हैं ना। तो ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, आपके मैसेज को जो आपने भेजा है उसको वो क्या करेगा, आपके ना सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर मैंने आपको जो हाय भेजा वो सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर वो पैकेट्स के फॉर्म में बटेगा। आपने अपने है ना आईसीटी के अंदर पढ़ा होगा, TCP मॉडल, OSI मॉडल, है ना। तो फिर जो हमने मैसेज भेजा है वो है ना छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर उसका डिवीजन होता है। फिर वो काफी सारे है ना पैकेट से, काफी सारे रास्तों से गुजरता हुआ अपने जो भी डेस्टिनेशन है वहां तक जाता है। अब अभी तक जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है तार के अंदर, वायर के अंदर, वो चल रहा है सिग्नल्स के फॉर्म में। अब मैं आपको वो मैसेज भेजा है मैंने, तो आप उसको सिग्नल के फॉर्म में तो रिसीव नहीं करोगे। मैंने भेजा है आपको HI हाई, तो आपके फोन में भी वो HI हाई ही दिखेगा। लेकिन जो बीच में जो सिग्नल के फॉर्म में चीज हुई है उसको वापस से फिर ये HI हाई के फॉर्म में कन्वर्ट करता है मॉड्यूलेटर। तो मैंने कोई मैसेज भेजा, बीच में पूरा सिग्नल के फॉर्म में इसने मेरे मैसेज को कन्वर्ट करा। ये वापस से मेरे मैसेज को जिस तरीके से मैंने भेजा था उस रूप के अंदर वापस से कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाता है। तो इसलिए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का नाम, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है आपका मोडेम। ठीक है, ये इसका काम होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव अ वीडियो कॉन्फ्रेंस फीचर। कि किसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फीचर नहीं होता है? स्काइप के अंदर, इंस्टाग्राम बिजनेस के अंदर, वर्क प्लेस बाय फेसबुक या फिर जूम के अंदर। हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से एक इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं होती है। स्काइप में, इंस्टाग्राम बिजनेस में, फेसबुक द्वारा वर्क प्लेस में या फिर जूम के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा आपका इंस्टाग्राम बिजनेस। ठीक है, इंस्टाग्राम बिजनेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फीचर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट अ वीडियो फॉर्मेट, इज नॉट अ वीडियो फाइल फॉर्मेट। हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। हिंदी में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है, वो हमको बताना है। तो जो आपका JPG होता है ना, ये आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं होता है, ये आपका फोटो का फाइल फॉर्मेट होता है। आपका जो AVI है, .mov है, .mp4 है, ये सभी आपके वीडियो के फाइल फॉर्मेट है। इसके अंदर आप वीडियो को चला सकते हो। लेकिन जो JPG होता है, जिसको हम JPEG भी बोलते हैं, ये आपका फोटो का फाइल फॉर्मेट होता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये एक इमेज का फाइल फॉर्मेट है, ना कि वीडियो का। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आप क्या कर सकते हो, इमेज को स्टोर कर सकते हो, इमेज को देख सकते हो। लेकिन वीडियो के लिए है आपका AVI, MOV और MP4। ठीक है, तो ये सभी फाइल फॉर्मेट के भी है ना, टेक्स्ट के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है, इमेज के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है, वीडियोस के लिए कौन सा होता है, आपके म्यूजिक के लिए MP3 होता है, और भी काफी सारे होते हैं। तो जो भी मेन इंपॉर्टेंट वाले फाइल फॉर्मेट है, जिससे बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, आपको उनको लर्न करना है और उनकी जो भी फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखनी है। जैसे JPG की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो आपको इनकी फुल फॉर्म्स भी लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना, JPEG इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अब आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है।
द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी दैट कैन बी यूज फॉर इवेल्युएटिंग टीचर्स परफॉर्मेंस, यानी कि टीचर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी कौन सी है? अचीवमेंट टेस्ट, सेल्फ असेसमेंट, इवेल्युएशन बाय स्टूडेंट या फिर पीयर्स असेसमेंट। यहाँ पे टीचर को कैसे इवेल्युएट करेंगे, उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है वो पूछी है, टीचर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की, ना कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। हिंदी में क्या लिखा है? शिक्षक के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त सबसे उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है वो हमको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका इवेल्युएशन बाय स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स टीचर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे तो वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मानी जाएगी, क्योंकि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट्स को पता भी टीचर कैसे पढ़ाता है, किस तरीके से पढ़ाता है, कौन से मेथड को यूज करता है। तो स्टूडेंट अगर टीचर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, तो वो सबसे बेस्ट और सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी मानी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। विद्यार्थियों द्वारा मूल्यांकन करा जाएगा तो वो इसका सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मानी जाएगी। ठीक है, किसका? टीचर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है टीचर गोज थ्रू द स्टूडेंट्स नोटबुक एंड गिव रिमार्क, दिस इज कॉल्ड व्हाट? कि भाई टीचर जो है वो स्टूडेंट की नोटबुक को पढ़ रहा है और वो पढ़ते पढ़ते उसको कुछ रिमार्क दे रहा है, तो ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? नोटबुक चेकिंग बोलेंगे, डेली रिमार्क बोलेंगे, इवेल्युएशन बोलेंगे या फिर असेसमेंट बोलेंगे। अब हिंदी में देख लेते हैं क्या बोला है। हिंदी में ये बोला है कि एक शिक्षक छात्र की नोटबुक जांचता है और उसको टिप्पणी देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नोटबुक जांचना कहते हैं, दैनिक टिप्पणी कहते हैं, मूल्यांकन या फिर आकलन करना कहते हैं। तो इसको हम मूल्यांकन करना कहते हैं, इसको हम इवेल्युएशन करना कहते हैं। अगर मैं आपकी कॉपीज को चेक कर रही हूँ और चेक करते करते अगर मैं आपको रिमार्क दे रही हूँ कि भाई बहुत अच्छा काम किया या फिर आपने यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं किया, यहाँ पे ये गड़बड़ करी है, मैं आपको कुछ ना कुछ रिमार्क दे रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या कर रही हूँ? मैं आपका मूल्यांकन कर रही हूँ, आपको इवेल्युएट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको इवेल्युएशन टेक्निक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन प्रोसेस? इवेल्युएशन प्रोसेस की डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, विशेषता कौन सी है, वो हमको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया की वांछनीय विशेषता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट होता है आपका इवेल्युएशन प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। आपका इवेल्युएशन जो है, जो आपका मूल्यांकन है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ऑल राउंड, जिसमें सब कुछ चीजें मेंशन हो। तो आपका इवेल्युएशन जो है वो इस तरीके का होना चाहिए जो बच्चे का ऑल राउंड है ना डेवलपमेंट को देखे या फिर बच्चे के ऑल राउंड इवेल्युएशन को देखे, बच्चे का ऑल राउंड मूल्यांकन करे। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए आपका इवेल्युएशन टेक्निक। ठीक है, व्यापकता इसके अंदर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इज इसेंशियल टू। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्टिंग है वो किसके लिए इसेंशियल है, यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षण किसके लिए आवश्यक है? सबसे पहला ऑप्शन है परीक्षण को पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और कुशल बनाने के लिए, शिक्षक को मूल्यांकन के बोझ से मुक्त करने के लिए, शीघ्र परिणाम के लिए, डिजिटल मूल्यांकन पत्रक तैयार करने के लिए या फिर परीक्षण में मानव पूर्वाग्रह को कम करने के लिए। इंग्लिश में क्या बोला है? मेक टेस्टिंग ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्टिव एंड एफिशिएंट। कि भाई जो आपकी टेस्टिंग है, जो हम आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बनाना, उसको ऑब्जेक्टिव बनाना और उसको एफिशिएंट बनाना, इसके लिए होती है क्या सीबीटी? या फिर ईज टीचर फ्रॉम बर्डन ऑफ इवेल्युएशन, के भाई इवेल्युएशन के जो बोझ है टीचर के ऊपर उसको कम करने के लिए होती है। प्रिपेयर डिजिटाइज इवेल्युएशन शीट फॉर स्पीडी रिजल्ट, कि भाई स्पीड है ना, आपका जो रिजल्ट है वो है ना बहुत ही ज्यादा जल्दी तरीके से आ जाए, इसके लिए हम सीबीटी को यूज करते हैं। या फिर मिनिमाइज ह्यूमन बायसेस, ह्यूमन बायसेस को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका कि हम सीबीटी को, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को क्यों यूज करते हैं? आपके प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि आपका जो है ना प्रोसेस है उसको पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और कुशल बनाने के लिए हम सीबीटी का यूज करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है पीडीएफ इज एन एब्रीविएशन फॉर। अब अगेन आपका आईसीटी का क्वेश्चन है कि पीडीएफ की आपको फुल फॉर्म बतानी है। जो भी आपकी एब्रीविएशन है, आपको सभी एब्रीविएशंस लर्न होनी चाहिए। मैंने एक क्लास भी ली है यूट्यूब पे, आप उस क्लास को देख सकते हो। मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस है वो उस क्लास के अंदर मेंशन करी है और आपको बताया है। तो आपको सभी एब्रीविएशंस पता होनी चाहिए। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको एब्रीविएशन से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो एक क्वेश्चन है, जो 2 नंबर है, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको पता है कि एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से आएगा ही आएगा, तो इसको छोड़ के क्यों जाना है। ठीक है,
तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। और है ना, जो आप याद करो फुल फॉर्म्स को, वो आप मोस्टली इंग्लिश में ही लर्न करना, क्योंकि हिंदी में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो आप इंग्लिश में लर्न करना फुल फॉर्म्स के नेम, तो ज्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। अगेन फुल फॉर्म का क्वेश्चन है कि वीओआईपी का मतलब क्या होता है? वीओआईपी का मतलब से ये इनका यहाँ पे मतलब है कि इसकी फुल फॉर्म हमको बतानी है। तो वीओआईपी को हम बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। सभी फुल फॉर्म्स आपको लर्न होनी चाहिए। अब डीएनएस का आपको फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और देख के बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। पहले वाले में दिया हुआ है आपको डेसिमल दिया हुआ है, उसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर आपको डेसिमल दिया हुआ है, आपको उसको ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर आपको डेसिमल दिया हुआ है, आपको उसको क्या करना है? बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। और फिर आपको डेसिमल दिया हुआ है, आपको उसको अगेन बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। इन चारों को कन्वर्ट करके देखना है कि कौन सा जो है वो एकदम सही, एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो सी आंसर करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है, आप सभी को पहले ट्राई करना। मैंने सब कुछ कराया हुआ है कि ऑक्टल को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, हम हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी कैसे सही आंसर है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 1 जा 2, 0 का 0, यहाँ पे कितना बच रहा है? 0, कुछ नहीं बचा रिमाइंडर में। अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, बचा कितना? 0 बचा। अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, बचा कितना? 1 बचा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 2 जा 4 ही आया है, तो 1 बचा, तो रिमाइंडर यहाँ पे लिख दो। फिर अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, बचा कितना? 0। अब हमको कब तक डिवाइड करना है मैम? जब तक हमारा 1 या फिर 0 नहीं आ जाता है, यानी कि जिस डिजिट से हमने डिवाइड करा है उससे छोटा डिजिट जब तक नहीं आ जाता है। ये 1 आ गया आपका लास्ट में, 2 से छोटा आ गया, तो जब तक हमारा जिससे हमने डिवाइड करा है उससे छोटा डिजिट नहीं आ जाता तब तक हमको लास्ट तक उसको डिवाइड करते जाना है, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे हम 8 से डिवाइड करते, ठीक है, अगर यहाँ पे हमको इसको ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना होता तो हम इसको 8 से डिवाइड करते। तो कब तक डिवाइड करते? जब तक यहाँ पे 8 से छोटा नंबर नहीं आ जाता। लेकिन यहाँ पे आपका बेस कितना है? 2 है, तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया है। और कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक यहाँ पे 2 से छोटा नंबर नहीं आ जाता। 1 आ चुका है हमारा छोटा नंबर, तो अब यहाँ से हम स्टॉप कर देंगे, इससे आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब इसका आंसर चेक कर लो। आंसर क्या है? 1 0 1 0 0, यानी कि 1 0 1 0 0 एकदम सही आंसर है। 20 को डेसिमल में ऐसे लिखते हैं, तो बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे? 1 0 1 0 0 के फॉर्म में हम लिखेंगे। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। आप बाकियों को सॉल्व करना खुद से और देखना कि इसका आंसर ये तीनों क्यों नहीं है, सी ही क्यों हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये हमको बतानी है। ये आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन है। आपके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ये वाली स्टेटमेंट सही है तो फिर कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी या फिर कौन सी स्टेटमेंट वापस से सही होगी। आपको सभी रूल्स पता होने चाहिए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है हमसे, इसमें बोला है कि इफ ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक प्रीमाइस दी हुई है। आपसे पूछा है कि अगर ये वाली स्टेटमेंट सही है तो हमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन है। पहले हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को बना लेते हैं। एक स्क्वायर बना लो, उनको अपने अपने नाम दे दो, ए, ये ई, ये आई और ये ओ, ठीक है। अब इनको बीच में क्रॉस से मिला दो, ए को ओ से मिला दो, ई को आई से मिला दो, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा प्रॉपर डायग्राम बन जाता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का। अब हमसे पूछा है कि ये जो ऑल वाली स्टेटमेंट है, अगर ये ट्रू है तो ऑल वाली स्टेटमेंट होती है आपकी ए टाइप की स्टेटमेंट। अगर ये वाली स्टेटमेंट आपकी कैसी है? ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे लिखते जाओ, सब कुछ मेंशन करते जाना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे, ठीक है। तो सब कुछ मेंशन करते जाओगे। अगर ए वाली स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ये हमको बताना है। अब एक एक के रूल देख लो कि रूल क्या है। ये बोलता है रूल कि ए और ई जो है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी का रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। और कॉन्ट्रेरी का रिलेशनशिप क्या कहता है कि ए और ई दोनों कभी भी एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं लेकिन ट्रू नहीं हो सकते हैं। हमसे क्या पूछा है कि अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ई वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स तो हो सकती है लेकिन ट्रू नहीं हो सकती है, यानी कि ई वाली स्टेटमेंट इसका आंसर हो सकता है। अभी हमको कंफर्म नहीं है लेकिन आंसर हो सकता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे। फिर अगर आपकी ए वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ओ जो होता है ये इसका जस्ट ऑपोजिट होता है,
यानी कि इसका रिलेशनशिप को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर एक स्टेटमेंट आपकी सही होती है तो दूसरी को गलत होना ही पड़ता है, अगर पहली आपकी गलत होती है तो दूसरी को आपका सही होना ही होता है। तो जहाँ यहाँ आपकी ए वाली स्टेटमेंट जो वो ट्रू है तो ओ वाली स्टेटमेंट को फॉल्स होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने रूल निकाल लिया कि एक तो ई वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी और एक ओ वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। अब ई और ओ की स्टेटमेंट कौन सी होती है? ई वाली होती है आपकी ऑल नॉट की स्टेटमेंट, ओ होती है आपकी सम नॉट की स्टेटमेंट। ऑल नॉट किस में आ रहा है? नो, नो लिखा हो या फिर ऑल नॉट लिखा हो एक ही बात है। तो एक तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई आपकी ई टाइप की, एक हो गई आपकी सम नॉट की स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, ओ टाइप की। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के सभी रूल्स पता होने चाहिए। ए और ई जो है वो आपका कॉन्ट्रैरी होता है, आई और ओ जो है वो आपका सब कॉन्ट्रैरी होता है। जैसे ए और ई बात करता है कि ये दोनों कभी भी एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते हैं, वैसे ही आई और ओ कहता है कि हम दोनों कभी भी एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते हैं। हाँ, ट्रू तो हो सकते हैं, ट्रू हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उसको हमको नहीं पता है उसके बारे में, लेकिन फॉल्स तो नहीं ही होंगे, ठीक है। ऊपर वाला क्या कहता है कि हम दोनों कभी भी एक साथ में ट्रू नहीं होंगे, सही नहीं होंगे। नीचे वाला आई और ओ बात करता है कि हम दोनों कभी भी एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फिर ए और ओ जो होता है आपका, ये होता है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशनशिप। वैसे ही आपका ई और आई जो होता है वो होता है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशनशिप। ये वाला जो रिलेशनशिप है ना आपका क्रॉस वाला, ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशनशिप। क्रॉस है यानी कि ऑपोजिट है। अगर एक स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी तो दूसरी को फॉल्स होना ही होगा, अगर पहली आपकी फॉल्स होगी तो दूसरी को ट्रू होना ही होगा। यानी कि अगर एक आपका जो कथन है, जो स्टेटमेंट है वो सही होती है तो दूसरी को गलत होना ही होता है। इसलिए हमने यहाँ पे करा कि अगर आपकी ये एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी को गलत होना ही है, क्योंकि ये तो रूल है हमारा, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे हमारी ई वाली स्टेटमेंट का अगर कुछ ऑप्शन में दिया होता तो अगर ये हमारी ट्रू होती तो आई को क्या होना होता? फॉल्स होना ही पड़ता। ये एक रूल है कि अगर एक ट्रू होगी तो दूसरी फॉल्स होगी ही होगी कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है ए और आई का रिलेशनशिप, ई और ओ का रिलेशनशिप। इसको बोलते हैं, साइड वाली दोनों रिलेशनशिप को बोलते हैं सब ऑल्टरनेशन का रिलेशनशिप। ये क्या बात करते हैं? ये कहते हैं कि अगर आई आपका फॉल्स है तो ए को फॉल्स होना ही होगा, सेम अगर ओ आपका फॉल्स है तो ई को भी फॉल्स होना ही होगा, ठीक है। लेकिन ए बोलता है, ठीक है, ए क्या बोलता है, लेकिन अगर मैं ट्रू हूँ, मैं अगर ट्रू हूँ तो फिर आई को भी ट्रू होना पड़ेगा। यानी कि अगर आई आपका फॉल्स है तो ए भी आपका फॉल्स होगा। अगर सम वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स आती है तो ऑल वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी ही होगी, गलत होगी ही होगी। लेकिन फिर ए क्या कहता है, अगर ऑल वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो आई वाली स्टेटमेंट यानी कि सम वाली स्टेटमेंट को ट्रू होना होगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो फॉल्स होगा, ठीक है, आई फॉल्स है तो ए भी फॉल्स होगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो ट्रू होगा। अगर ए ट्रू है तो आई भी ट्रू होगा, ठीक है। सेम रूल इस तरफ भी लग जाएगा क्योंकि ये भी सब ऑल्टरनेशन है। ओ फॉल्स है तो ए भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा, नीचे आएंगे तो ट्रू हो जाएगा। अगर ई ट्रू है तो ओ भी ट्रू हो जाएगा। ये पूरे आपके रिलेशनशिप्स होते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अंदर। आपको सबको है ना कॉपी के ना नोट डाउन कर लेना। ये कॉन्ट्रेरी का क्या रिलेशनशिप होता है, ए और ई के बीच में क्या रूल है, ओ और आई के बीच में क्या रूल है, ए ओ के बीच में क्या रूल है, सबके रूल्स हैं। इन रूल्स को अगर आप याद रखोगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप 2-3 बार अगर शुरू में पढ़ोगे ना तो आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आपको तब याद नहीं होगी चीजें, लेकिन आप इसको फिर बार बार इतना रिवाइज कर लोगे तो वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली फिर समझ में आ जाएगी, फिर आपको रटने की या फिर याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इन रूल्स को अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना कि भाई किसका क्या रूल है, किसकी क्या रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप का नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि ए और ओ के बीच में कौन सी रिलेशनशिप होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी की रिलेशनशिप है। ए और ई के बीच में कॉन्ट्रैरी होता है, आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्रैरी होता है, ई और आई के बीच में जहाँ क्रॉस है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ए और आई, ई और ओ जो है वो सेम होते हैं, इसको सब ऑल्टरनेशन के रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला कथन और तीसरा कथन जो है वो आपका सही है, सेकंड वाला सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द वर्ड हैप्टिक्स डिनोट्स, हैप्टिक जो है वो किसको डिनोट करता है, स्पेशल कम्युनिकेशन को, टाइमली कम्युनिकेशन को, स्टैगर्ड कम्युनिकेशन को, या फिर टैक्टाइल कम्युनिकेशन को। हैप्टिक्स का मतलब क्या होता है, टच, हम किसी को भी टच करते हैं ना, वो टच वाला है ना कम्युनिकेशन, यानी कि ये आपका एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है। जब हम टच करके कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, कोई भी हमारा संचार होता है टच के माध्यम से, ठीक है, स्पर्श के माध्यम से, तो उसको हम हैप्टिक्स कहते हैं। तो इसमें से जो है वो टच किसका मतलब है वो समझ लेना सिंपल सा, कि भाई हैप्टिक्स हम किसको कहेंगे, हम टैक्टाइल को कहते हैं। टैक्टाइल का मतलब भी स्पर्श ही होता है, ठीक है।
हिंदी में क्या लिखा है? स्पर्श संप्रेषण विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? स्थानिक संप्रेषण, यथा समय संप्रेषण, बाधिक संप्रेषण या फिर स्पर्शनीय संप्रेषण। अभी मैंने आपको बताया स्पर्श का स्पर्श ही होगा, ठीक है, टच का टच ही होगा, तो ये स्पर्शनीय संप्रेषण आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इन अ क्लासरूम यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्री सपोजेस, यानी कि किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता क्या होती है वो हमको बताना है। इन अटेंटिव ऑडियंस होती है क्या? जब हम क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? इन अटेंटिव ऑडियंस रहती है, लग्जरियस एम्बियंस होता है, एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कंटेंट रहता है या फिर न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन होता है। तो जब भी हम टेक्नोलॉजी का यूज किस लिए करते हैं? न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन के लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है कि अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोग के नए रूप के लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इन कम्युनिकेशन प्रोसेस बॉडी लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद। कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो किससे एसोसिएटेड रहती है, किससे जुड़ी हुई होती है? हिंदी में क्या लिखा है? संचार प्रक्रिया में शारीरिक भाव भंगिमा किससे जुड़ी हुई होती है वो आपको बताना है, ठीक है। कल्चर से जुड़ी हुई होती है क्या? मूवी की ऑडियंस से जुड़ी हुई होती है क्या? क्लासरूम सिचुएशन से एसोसिएटेड होती है या फिर सब्जेक्ट टॉट से, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं आपको, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा हुआ है उससे एसोसिएटेड होती है क्या? तो आपका जो भी कम्युनिकेशन करोगे वो आपकी कल्चर से जुड़ा हुआ होगा, आपकी संस्कृति से है ना एसोसिएटेड होगा। जैसा आपका कल्चर होगा आपका कम्युनिकेशन भी वैसा ही है ना दिखेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है संस्कृति। आपका कम्युनिकेशन जो होता है, आपका संचार जो होता है वो आपकी संस्कृति से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी कथन सही है कौन सा गलत है, ये सब कुछ। पहला बोला है क्लासरूम कम्युनिकेशन बिहेवियर्स इम्प्लाई मेकिंग द कंटेंट रिलेवेंट। फिर दूसरा बोला है इट इज नन ऑफ द फंक्शन ऑफ टीचर टू मेक स्टूडेंट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन। यानी कि हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पे? पहला आपका है ना अभिकथन दिया हुआ है विषय वस्तु को प्रासंगिक बनाना कक्षागत संप्रेषण व्यवहार में निहित है, और दूसरा पूछा है यह शिक्षकों का प्रकार्य नहीं है कि वे विद्यार्थियों द्वारा प्रभावी अंतःक्रिया की दृष्टि से सूचना को व्यवस्थित करवाएं। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। पहला आपसे पूछा है क्लासरूम कम्युनिकेशन बिहेवियर इम्प्लाई मेकिंग द कंटेंट रिलेवेंट, कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में हमको कंटेंट को रिलेवेंट रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये तो। दूसरे में क्या बोला है? इट इज नन ऑफ द फंक्शन ऑफ टीचर टू मेक स्टूडेंट ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन, कि ये है ना टीचर का फंक्शन नहीं होता है, ये टीचर का काम नहीं होता है कि भाई स्टूडेंट को क्या करे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि उसका क्या हो सके, इफेक्टिव इंटरेक्शन हो सके। तो क्या ऐसा नहीं होता है? ये टीचर का फंक्शन नहीं होता है, ये बात गलत है। टीचर को स्टूडेंट को एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि इफेक्टिवली इंटरेक्शन हो सके। तो ये बात गलत है लेकिन पहली वाली बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में भी लिखा हुआ था कि यह शिक्षकों का प्रकार नहीं है कि वे विद्यार्थियों द्वारा प्रभावी अंतः क्रिया की दृष्टि से सूचना को व्यवस्थित करवाएं। तो ये उनका है ना जो फंक्शन है वो होता है, लेकिन इसमें बोला है कि ये उनका प्रकार नहीं है। तो ये बात नहीं जो लिखी हुई है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इन द एनालॉग कम्युनिकेशन कंटेंट आर कंसिडर्ड टू बी, कि एनालॉग कम्युनिकेशन में हम कंटेंट को किस नाम से जान सकते हैं? कन्वर्जेंट होता है, स्टैटिक होता है, फिजिकल होता है या फिर इथर्नल होता है। एनालॉग कम्युनिकेशन में कंटेंट कैसा होता है? रेखीय संचार में सामग्री को माना जाता है अभिसारी, स्थिर, भौतिक या फिर अलौकिक। तो एनालॉग कम्युनिकेशन होता क्या है? एनालॉग कम्युनिकेशन और कुछ नहीं है, आपका लीनियर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। लीनियर कम्युनिकेशन क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर फीडबैक आपको नहीं मिलता है, ठीक है। आपको उसके अंदर फीडबैक नहीं मिलता है, यानी कि वो स्टैटिक होता है, वो एक जैसा ही रहता है, वो स्थिर होता है, ठीक है। क्या होता है? स्थिर होता है। आपका लीनियर कम्युनिकेशन स्थिर होता है, उसके अंदर आप जो मैसेज भेजते हो सिर्फ आपका मैसेज आपके जो रिसीवर है उन तक पहुंचता है, लेकिन उनका जो भी फीडबैक है, उनकी जो भी प्रतिक्रिया है वो आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये होता है आपका है ना एनालॉग कम्युनिकेशन कह लो या फिर आप इसको लीनियर कम्युनिकेशन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्टैटिक यानी कि स्थिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1992 वाज हेल्ड एट। 1992 के अंदर जो आपकी यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरो, स्टॉकहोम, पेरिस या फिर जोहान्सबर्ग के अंदर। हिंदी में भी लिखा है कि 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था वो आपको बताना है। तो सबको ही पता है कि 1992 के अंदर जो आपकी कॉन्फ्रेंस है यूएन की वो आपकी रियो डी जेनेरो के अंदर हुई थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज इस्टेब्लिश टू प्रमोट सोलर एनर्जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो आपका ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो हमको बताना है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम के अंदर, यानी कि गुड़गांव के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है वो हमको बताना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है वो हमको बताना है। तो इसका मुख्यालय है गुड़गांव के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ओजोन होल इज फॉर्म्ड ओनली इन द सर्दर्न पोल। आपको दो कथन दिए, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन तो दिया है कि ओजोन छेद जो है वो केवल दक्षिणी ध्रुव में बना हुआ है क्या, या फिर दूसरा आपका कथन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन इन 1987 इज अ ग्लोबल प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन। 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन ह्रास या ओजोन अवसर्ग को रोकने के लिए बनाया गया एवं वैश्विक प्रोटोकॉल है क्या। हमको बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 जो है यानी कि पहला कथन जो है वो आपका गलत है, लेकिन दूसरा कथन आपका एकदम सही है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में ओजोन डिप्लीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। ठीक है, यह वाला आपका एकदम कथन सही है, लेकिन पहला वाला गलत है कि भाई ओजोन होल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्दर्न पोल के अंदर ही हो रहा है। ये बात आपकी सही नहीं है, ये बात आपकी गलत है। तो ओनली ऑप्शन नंबर 2 जो है, केवल दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड यानी कि OSOWOG ये किसका इनिशिएटिव है, इंडिया का, चाइना का, USA का या फिर फ्रांस का। वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड जो है पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, इंडिया, चाइना, USA या फिर फ्रांस। तो वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड जो है वो आपका इंडिया का प्रपोजल है, इंडिया ने इस इनिशिएटिव को प्रपोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करती है, यानी कि प्रोग्राम्स को बनाती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हिंदी में क्या लिखा है, पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार करने वाला संगठन कौन सा है, UNDP, UNEP, यूनिसेफ या फिर WHO। तो इसका सही आंसर है UNEP। UNEP की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNEP इसका सही आंसर है। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए, साथ ही साथ इनकी क्या फुल फॉर्म्स होती है, यूनिसेफ क्या है, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNEP क्या है, UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है, आपको ये सब कुछ ऐसा भी आपको पता होनी चाहिए, इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस में है ना रिडक्शन करना, उसका उत्सर्जन क्या है ना कम करना, ये इसका एम है क्या, या फिर फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज यानी कि ओजोन अपव्ययकारी पदार्थ को चरणबद्ध तरीके से दूर करना, ये इसका उद्देश्य है। तीसरा बोला है प्रोहिबिटिंग ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट, क्या ये हजार्डियस वेस्ट के लिए आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर एनहेंसिंग कोऑपरेशन अमंग UN मेंबर स्टेट फॉर पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, क्या ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आया था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपकी ओजोन डिप्लीशन को बचाने के लिए आया था। ओजोन की जो आपकी परत है वो डिप्लीट हो रही है, तो उसको बचाने के लिए आया था। ओजोन अपव्यवहारी पदार्थ को चरणबद्ध तरीके से दूर करने के लिए आया था। ठीक है, कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस निकलती है जिससे ओजोन की जो लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट होती है, यानी कि धीरे धीरे वो है ना खत्म होती है, डिस्ट्रॉय होती है। तो उनको रिड्यूस करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ठीक है, ना ही ग्रीन हाउस गैस के लिए, ना ही हजार्डियस वेस्ट के लिए और ना ही न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ना क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। अब बताना है आपको क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है। अभी हमने देखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था, ये आपको क्लाइमेट चेंज के लिए था कि क्लाइमेट जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, काफी सारी है ना आपकी ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो एक्सेसिव मात्रा में निकल रही है, जिससे क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपके क्लाइमेट चेंज के लिए आया था। ठीक है, ना कि आपके ओजोन डिप्लीशन के लिए आया था। ओजोन डिप्लीशन अभी हमने पढ़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ना ही आपके हजार्डियस वेस्ट के लिए आया था, ना ही आपकी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आया था। ठीक है, तो जो आपका जलवायु परिवर्तन जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, वो इसके लिए आया था। ठीक है,
तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, सभी क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप ऐसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये सभी क्वेश्चंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, इन्हीं कंसेप्ट से, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे दिसंबर के एग्जाम में। तो इन कंसेप्ट को एकदम पक्के से पक्का याद कर लेना, ठीक है। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ अपना सजेशन देना है किसी टॉपिक पे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम काफी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते रहते हैं। कोई भी नई वैकेंसी आती है, कोई भी करंट अफेयर है, हमको अगर क्विजेस वगैरह करवाने हैं, तो हम बच्चों से वहाँ पे 1-on-1 इंटरेक्ट कर पाते हैं टेलीग्राम पे ही। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।